गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते हैं? जो आप देखते हो ना कि सिरों रेखा के ऊपर डॉट का निशान होता है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको पीपीटी में कि डॉट के निशान जैसे उसको लिखा जाता है। यह एक नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन यानी नाक से जिसका उच्चारण हो। यह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे संकट, अंगद, बिंदु, इंदु, चंपा, गंदा, रंक, अत, अंत, पंत, पथ, पंछी। ठीक है। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। अनुस्वार यानी कि स्वर के बाद आने वाला, इसलिए यह शब्द के मध्य तथा अंत में ही आ सकता है। यानी पहले नहीं आएगा, स्वर के पहले नहीं आएगा, स्वर के बाद ही आएगा। ठीक है, जब भी वो क्या होगा, जो भी स्वर होगा उसके पहले नहीं आ सकता है, स्वर के बाद आता है, अंत में आता है, किंतु शुरू में नहीं आता है। इस ध्वनि का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। इसका उच्चारण कैसा होता है? इसके आगे जो व्यंजन आता है उससे प्रभावित होता है। या जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग की नासिका ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। आपको मैंने जब संधि पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था क ख ग घ अंग पूरा क्या कहा जाता है? क वर्ग। उसी तरह यहाँ आपको बता रहे हैं प वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर क्या इसका उच्चारण होगा? म, क्योंकि प फ ब भ म लास्ट में क्या है? म। ठीक है। त वर्ग में क्या होगा? न, त थ द ध न। ट वर्ग में ड़। ठीक है। च वर्ग में इया और क वर्ग में अंग। अब उदाहरण देखिए नीचे, क वर्ग के पूर्व यानी कि क वर्ग जो है उसके पूर्व आए तो क्या होगा? पंखा, अंग का उच्चारण होगा। ठीक है, उच्चारित रूप में देखिए पंखा, क्योंकि उसके बाद में क्या आ रहा है? ख आ रहा है, तो वो ख किस वर्ग का है? तो क वर्ग का है। तो क वर्ग का अंत क्या है? अंग है, तो पंखा। गंगा, गौ भी क वर्ग में आता है। ठीक है। पंख वो भी उसी में आता है। अब चौ वर्ग में क्या आता है? पंजाब, पंजाब। तो यहाँ क्या उच्चारण हुआ उसका? इया। च छ ज झ इया होता है ना, तो आप वो जो अनुस्वार है डॉट, उसमें देखिए बगल में शब्द जहाँ लिखा है, शब्द वाले नीचे में देखिए पंजाब लिखा है। पंछी, तो उसमें भी इया वाला आधा इया आएगा, पंछी। चंचल उसी तरह लिखा है। अब देखिए प वर्ग में है खंभा, तो म का उच्चारण हुआ प फ ब भ म। ख के बाद भ है तो उसका उच्चारण किसके जैसे हुआ? म के जैसे, अम्बा। समझ में आ गया आपको? अनुस्वार। और य र ल व अंतस्थ और श ख श श स ह उष्म के पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में किसी भी एक वर्ण की तरह हो सकता है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, मतलब किसी का भी पंचम वर्ण आ सकता है। जैसे संसार में नौ की तरह, ठीक है, संचार में म की तरह, तथा शब्द के अंत में आने पर स्वयं जैसे शब्द में इसका उच्चारण म की भांति होता है। संस्कृत में अनुस्वार को बिंदु तथा पंचम व्यंजन दोनों से ही लिखने की परंपरा है। यानी कि आपको देखो चंचल में आप देख रहे हो कि चौ के ऊपर डॉट करके लिखा है, या तो फिर आप इया आधा इया लिखो, तो दोनों तरह से संस्कृत में लिखा जाता है। हिंदी लेखन को सरल और समान बनाने के लिए अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर मानक वर्तनी में स्थान दिया जाता है। यानी हिंदी लेखन में उसको कैसे लिखते हैं? डॉट की तरह ऊपर लगा देते हैं। समझ में आया? इसमें लिखा है, इसको निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पंचमाक्षर के बाद
उसी वर्ग का वर्ण आने पर शुद्ध रूप कैसा होता है? डंडा, हिंदी, खंबा, पंजा, गंगा। और अशुद्ध रूप कैसा है? डंडा में आप ड़ आधा लिखिए, हिंदी में आधा न लिखिए, खंबा में आधा म लिखिए। अब क्या होता है? इनकी जगह पे डॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अनुनासिक, जिसको कि हम क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वरों का गुण है स्वरों का उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से ही बाहर निकाला जाता है। जब वायु को मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकाला जाए तो सभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। मुंह के साथ नाक से भी आप निकालिए तो अनुनासिक का हिंदी में चंद्र बिंदु है। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चंद्र बिंदु लगाना। आधा चंद्रमा जैसे बना के उसके ऊपर डॉट। मानक वर्तनी में इसके लेखन संबंधी नियम निम्न प्रकार से हैं। जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का कोई भी हिस्सा यदि शिरोरेखा से बाहर नहीं निकलता है तो वहां अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाना चाहिए। जैसे पूंछ, ऊ कर रहे हो ना, पूंछ, गांव, चांद, सांस, नाक से भी निकलेगा और मुंह से भी निकलेगा। उंगली, सूंघना, ऊंघना आदि। जिन स्वरों अथवा उनकी मात्राओं का यदि कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर निकला रहता है तो वहां अनुनासिक को भी बिंदु से ही लिखना चाहिए। अगर देखो जिसमें ऊपर मात्रा नहीं है, नीचे मात्रा है, जिस स्वर या व्यंजन में, स्वर की तो मात्रा बनाई जाती है, जिस भी व्यंजन में नीचे मात्रा है वहां अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु जैसा होता है। परंतु जहां ऊपर मात्रा हो तो वहां पर क्या करते हैं? मात्रा के बाद हम चंद्र बिंदु नहीं लगा सकते हैं, तो वहां पे डॉट ही लगाते हैं। जैसे गोंद, कोपल, चोंच, में, सौंफ। आजकल हिंदी में सभी प्रकार के स्वरों पर अनुनासिकता के लिए बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि केवल 4 स्वर अ, आ, उ ऐसे हैं जिनमें शिरोरेखा के ऊपर कुछ भी नहीं निकलता है। ई 2 ऐसे स्वर हैं जिनकी मात्राएं ऊपर में शिरोरेखा के ऊपर अंश निकला हुआ होता है। इन 4 स्वरों में जो अ स्वर तो सभी व्यंजनों में निहित है। आपको बताया था मैंने संधि पढ़ाते समय कि सारे जो व्यंजन है वो अ की सहायता से ही पूर्ण होते हैं। ठीक है, प्रेस आदि ने अपनी सुविधा के लिए यह प्रयोग किया है। अगर आप कोई चीज टाइप करते हो ना, हिंदी टाइप करो, तो अगर आप लिखोगे ना गोंद, तो गो के बाद आप चंद्र बिंदु लगाने जाओ तो बीच में गैप आ जाएगा, तो चंद्र बिंदु नहीं लग पाएगा। इसलिए वहां पे प्रेस की सुविधा से क्या किया जाता है, टाइपिंग की सुविधा के लिए, कि वहां पे डॉट ही लगाया जाता है। का प्रयोग ही प्रचलित हो गया है, किंतु वास्तव में यह गलत है। मानक वर्तनी के अनुसार जहां अनुनासिक को चंद्र बिंदु से लिखने की बात हो वहां चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे विसर्ग के बारे में बताया, पर अभी विसर्ग पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर और अनुस्वार का मुख्य अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर वॉवेल है तथा अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। ठीक है, इन दोनों के प्रयोग में कहीं कहीं अत्यंत भेद पाया जाता है, जैसे हंस और हंसना। ठीक है, हंस एक पक्षी है, हंस के ऊपर डॉट है। ठीक है, वो क्या हुआ? अनुस्वार है। और हंस या हंसना जो है उसके ऊपर हमने क्या लगाया है? चंद्र बिंदु लगाया है। अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग में सावधान रहना चाहिए। अनुस्वार के रूप में बिंदु का प्रयोग होता है। संशय, सन्यासी, संरचना, संगम, संचय, संहार, संचार, संवाद, संशोधन, संवेदना, संस्कार। आप देख रहे हो सबके ऊपर डॉट है। नासिक व्यंजनों के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। जो नासिक व्यंजन है उनके स्थान पे क्या होता है? बिंदु का। नासिक व्यंजन यानी जो नाक से बोले जाए। ठीक है, अंडक,
गंदा, फिर चंचल, मंजू। अब उसका परिवर्तित रूप आप यहाँ देखोगे, अंक, शंख, गंगा, चंचल, मंजू, ठंडा, कंठ, मंडल, ये बताया गया है। अनुस्वार का निषेध, यानी कि अनुस्वार का निषेध जहाँ पे नहीं प्रयोग किया जाए, जिन शब्दों में अनुस्वार के पश्चात य, र, ल, व, ह आता है वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में नहीं रहता है। जैसे मान्यता, अभी क्या बताया है, य, र, ल, व, ह रहे तो वहां पर वो अपने मूल रूप में यानी डॉट में नहीं लिखा जाएगा। मान्यता में आधा न रहेगा, डॉट नहीं बनाएंगे हम। समन्वय में आधा न रहेगा, डॉट नहीं बनाएंगे। कन्हैया, ठीक है, क्योंकि वो य, र, ल, व, ह के बाद आ रहा है, पहले आ रहा है वो सब। पुण्य, अन्य, कण्व, तुम्हें में हम आधा म लगाते हैं, डॉट लगा के ही काम नहीं चलाते हैं। यदि अनुस्वार के पश्चात कोई पंचम वर्ण है, जैसे इया, ड़, न, म आ जाए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होता है। यहाँ बिंदु का प्रयोग अमान्य होता है। वो क्या कह रहे हैं कि वहां पे वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे उन्मुख, शुद्ध उच्चारण क्या है, उन्मुख, आधा न लिखा रहेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पंचम स्वर के बाद, म क्या हुआ, पंचम स्वर है ना, प, फ, ब, भ, म, तो उन्मुख वहां पे क्या है, वो न का डॉट नहीं लगाएंगे, आधा न ही लिखेंगे। उन्नति, न भी पंचम है तो इसलिए वहां पे न जो है दूसरा वाला न आधा ही। तन्मय, जन्म, सम्मान, सम्मानित, सम्मिलित, ये सब ऐसे ही लिखेंगे। अपवाद क्या है, सम उपसर्ग का सौ के ऊपर डॉट हो जाता है। जैसे सम, म पे हलंत लगाते हैं, सम प्लस योग, संयोग। समझ में आ रहा है, यहाँ म है पर वो क्या हो रहा है, यो के सम प्लस योग, यो जो है ये ऊपर आपको बताया गया है नियम, य, र, ल, व, ह के पहले आता है तो वहां पे वो अपने मूल रूप में ही प्रयोग होता है, वहां डॉट नहीं लगाते, पर संयोग में लगाते हैं। ठीक है, संयंत्र में लगाते हैं और संरचना में लगाते हैं, ये अपवाद है। ठीक है, इनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। यदि अनुस्वार के द्वितीय एक जैसे दो अनुस्वार वर्णों का प्रयोग हो तो ऐसे स्थलों पर अनुस्वार का बिंदु नहीं बनाता है। समझ में आ गया? तो अब आप ये अनुस्वार अनुनासिक एक बार और पढ़ेंगे। धन्यवाद।